तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, यानी किसी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है। किसी भी वेक्टर का हमको पता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीज़ें होती हैं किसी भी वेक्टर के पास। तो अगर किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम एक एरो का यूज़ करते हैं। ठीक है, एन एरो इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। तो एरो का ये जो है इसको हम बोलते हैं हेड ऑफ द एरो, हेड और टिप ऑफ द एरो, और इसको हम बोलते हैं टेल ऑफ द एरो। ठीक है, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात हमको ध्यान में रखनी है कि जो एरो का टिप है ये हमको किसकी जानकारी देता है। इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ये क्या बताता है? वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, तो अगर ये एरो उधर है तो मतलब दिशा उधर है, अगर एरो उधर होता तो मतलब, अगर एरो ऐसा होता तो मतलब दिशा इधर है, अगर एरो ऐसा होता तो मतलब दिशा उधर है। तो ये जो एरो का जो टिप है ये हमको डायरेक्शन के बारे में बताता है, वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो एरो की लेंथ है, एरो की जो लेंथ है, लंबाई, एरो की लेंथ यानी लंबाई जो है वो हमको किसके बारे में बताती है? वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है। यानी डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लेंथ ऑफ एरो represents magnitude of a vector। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता हो कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, वो कैसे पता चलता है हमको? मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड इज द numerical value of a physical quantity. I'll give you some examples, dear students. Suppose कि अगर मुझे ये दो फोर्सेस दिखाने हैं, मान लो एक बॉडी है उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है 3 न्यूटन का फोर्स, एक लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स। ये दो फोर्सेस मुझे दिखाने हैं डियर स्टूडेंट्स, और मान लो उसने बोला है कि ये दोनों फोर्सेस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की दिशा में लग रहे हैं। तो ये फोर्सेस मैं कैसे दिखाऊंगा? तो मैं इस तरह से दिखाऊंगा, ये क्या हो जाएगा 3 न्यूटन वाला फोर्स, और ये 10 न्यूटन वाले फोर्स को मैं कैसे दिखाऊंगा? ये मैं दिखाऊंगा 10 न्यूटन वाला फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड पे अभी हम ध्यान देंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसके एरो की लंबाई मैंने ज़्यादा दिखाई है, और जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा था, एरो की लंबाई ज़्यादा, जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसकी एरो की लंबाई भी कम है। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एरो की लंबाई है, एरो की जो लेंथ है, वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। कौन वेक्टर कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है। ठीक है, और ये जो एरो का जो हेड है ये दिशा के बारे में हमको बताता है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि इसके लिए एक सिंबल भी यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट्स। किसी भी वेक्टर को हम एक सिंबल दे सकते हैं, जैसे कि सपोज डियर स्टूडेंट्स ये कोई तो वेक्टर है, तो इसको सिंबल देने के डियर स्टूडेंट्स, सिंबल देने के दो मेथड्स हैं। एक मेथड तो ये है कि मैं इधर दिखाता हूँ डियर स्टूडेंट्स अलग से आपको। तो एक मेथड तो ये है कि मान लो ये एक वेक्टर है, तो एक मेथड तो ये है कि उसके टेल को एक नाम दो। जैसे मान लो टेल को मैंने ए बोल दिया और हेड को मैंने बी बोल दिया। ठीक है, तो अब इसी वेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं ए बी लिखो और ऊपर में एक एरो दे दो। तो इसको कैसा पढ़ते हैं? इसको बोलते हैं वेक्टर ए बी या ए बी वेक्टर। तो ये वेक्टर ए बी है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वेक्टर, ये देखो ये एरो क्या बता रहा है कि ये वेक्टर कहाँ से कहाँ है? ए से बी है, ए से बी की ओर है ना। ये वेक्टर की दिशा क्या है? ए से बी की ओर। ठीक है, तो या एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये एक वेक्टर है और इसको मैंने सी बोल दिया, इसको मैंने डी बोल दिया। तो उस केस में फिर मैं इस वेक्टर को क्या नाम दे सकता हूँ? ये हो जाएगा हमारा वेक्टर सी डी। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये वेक्टर सी से डी जा रहा है, इसीलिए सी डी लिखा। ठीक है, अगर ये वेक्टर उधर से इधर आ रहा होता, मतलब मान लो ये वेक्टर का एरो ऐसा होता, तब मैं लिखता वेक्टर डी सी, है ना। तो
इसके लिए मैं लिखता वेक्टर DC। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से कहाँ जा रहा है? D से C जा रहा है। अब आप बोलोगे कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि हमने इसी को ऊपर ऐसा एरो ऐसा कर देते DC। तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, ये गलत है, ये सही है। क्यों ऐसा? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ऊपर जो एरो हम दे रहे हैं एज ए सिंबल, ये वाले एरो की दिशा बदलेगी नहीं, इस एरो की दिशा फिक्स रहती है, सिर्फ लेटर्स बदलते हैं, लेटर्स आगे पीछे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, लेकिन ये जो सिंबल में जो एरो हम दे रहे हैं ये एरो की दिशा फिक्स रहती है डियर स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं AB, अगर ये वेक्टर ऐसा होता, चलो मैं दिखा देता हूँ, मान लो कोई ऐसा होता और यहाँ हमने B यहाँ A लिखा है, तो इस वेक्टर का नाम क्या देते? इसको लिखते वेक्टर BA, इस तरह से B से A, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो पहले ये AB लिखा था, ये BA लिखा है, तो लेटर्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले एरो की दिशा क्या रहेगी? ऊपर वाले एरो की दिशा फिक्स रहेगी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई हो। लेटर्स को भले आप इंटरचेंज कर दें, लेकिन उस सिंबल के ऊपर जो छोटा सा एरो है, उस एरो की दिशा हमेशा लेफ्ट से राइट ही लिखनी है आपको, ये सिंबल है। अच्छा, दूसरी बात कि एक मेथड तो ये हो गया, दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि किसी भी वेक्टर को एक सिंगल लेटर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ। तो सपोज ये वेक्टर था हमारा, या मैं कोई अलग से एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज ये कोई वेक्टर है, ठीक है, इस तरह से। अभी इस वेक्टर को या तो मैं नाम दे दूँ इस तरह से, मैं बोल दूँ ये A है, ये B है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया वेक्टर AB। या नहीं तो दूसरा मेथड ये है, इसको मैं एक सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट कर दूँ, मतलब मैं इसको बोल दूँ वेक्टर P, यानी इसको वेक्टर AB बोलो या इसको वेक्टर P बोलो, बात एक ही है। कोई भी आप सिंबल चूज कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। सपोज ये एक वेक्टर है, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट C है, इसको D बोल दो, तो ये वेक्टर का नाम क्या देंगे? इसको बोलेंगे हम वेक्टर CD। इसको कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं, जैसे मान लो इसको मैंने वेक्टर Q बोल दिया, तो वेक्टर CD को ही हम वेक्टर Q भी बोल सकते हैं, वेक्टर AB को ही हम वेक्टर P भी बोल सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे एक और मैं आपको बताता हूँ सिंबल। अगर मान लो मैंने इस तरह से लिखा, मैंने लिखा ऐसा, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको बोलेंगे वेक्टर P। क्या बोलेंगे? ये एरो हमको क्या बता रही है? वेक्टर P, वेक्टर P, दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर P। लेकिन अगर मान लो मैंने इधर दो डंडी लगा दी, ऐसा है ना, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, मतलब बिना एरो साइन के। यहाँ देखो, यहाँ एरो नहीं है, एरो हटा दिया मैंने, तो या ऐसा लिखो या ऐसा लिखो। इसका मतलब क्या है? इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P ऐसा लिखो, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P ऐसा लिखो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P यानी वेक्टर P का ये मैग्नीट्यूड है ना। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक ये जो बातें हैं आप कॉपी डाउन कर लें डियर स्टूडेंट्स, फिर हम कुछ और चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के अलग अलग टाइप हैं, बहुत सारी वैरायटीज है डियर स्टूडेंट्स, उसमें से कुछ मेजर टाइप्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरेलल वेक्टर्स। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। दो वेक्टर्स कब पैरेलल कहलाएंगे? जब उनकी दिशा सेम हो। अगर दो वेक्टर्स सेम दिशा में है ना, तो अगर दो वेक्टर्स are having same direction, सेम डायरेक्शन का मतलब है कि उनके बीच का जो एंगल है थीटा, वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में उन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर्स। यहाँ पे एक बात बता दूं कि जो पैरेलल वेक्टर्स हैं, इनका आपस में जो मैग्नीट्यूड है वो मे और मे नॉट बी, मे और ये देखो मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, MAG, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम, है ना। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन बस एक चीज़ है जो दिशा सेम होनी चाहिए। एग्जांपल्स देता हूँ आपको। जैसे सपोज डियर स्टूडेंट्स, जैसे सपोज ये एक वेक्टर है, इसको मैं बोल रहा हूँ वेक्टर A,
और ये दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। तो ये दोनों की दिशा सेम है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर्स, है ना। अभी देखो क्या इनका मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड कम है। पर फिर भी क्योंकि दिशा सेम है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज डियर स्टूडेंट्स एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इसको वेक्टर सी बोल रहा हूँ, इसको वेक्टर डी बोल रहा हूँ। तो मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ वेक्टर सी इज पैरेलल टू वेक्टर डी। यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और एग्जांपल्स देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि सपोज ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है। अभी देखो दोनों का ना डियर स्टूडेंट्स, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, यानी दोनों की डंडी की लंबाई भी सेम है और दोनों की दिशा भी सेम है। तो मान लो इसको मैं बोलता हूँ वेक्टर पी और इसको बोलता हूँ वेक्टर क्यू। तो वेक्टर पी इज अगेन पैरेलल टू वेक्टर क्यू। तो देखो मैग्नीट्यूड सेम नहीं भी है, हो सकता, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है। मैग्नीट्यूड सेम रहे या सेम ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर दिशा सेम है तो वो पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे, यानी कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो ये सभी पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम पैरेलल वेक्टर्स किसको बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगला टाइप जो है वो है इक्वल वेक्टर्स। अभी नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, देखो किसी भी वेक्टर के पास दो चीज़ें होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर के पास, जब भी हम किसी भी वेक्टर की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो इसके पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। दो वेक्टर्स आपस में इक्वल तभी कहलाएंगे जब उनका आपस में मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तभी वो इक्वल कहला पाएंगे। इनमें से कोई भी, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर मैच नहीं करती है तो फिर दो वेक्टर्स इक्वल नहीं कहला सकते। आओ देखते हैं। तो जैसे डियर स्टूडेंट्स ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले का दोनों की दिशा तो सेम है, यानी दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसीलिए ये इक्वल वेक्टर्स नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर सेम डायरेक्शन तो होना ही चाहिए, सेम डायरेक्शन तो होना ही चाहिए, यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ सेम मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, तब जाके दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, तभी दो वेक्टर्स इक्वल कहलाएंगे। जैसे हम एग्जांपल लेके देखते हैं, ये दो वेक्टर्स मैंने बनाए हैं, अभी ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम, दोनों की डायरेक्शन भी सेम, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, इस तरह से बोल सकते हैं। जैसे मान लो डियर स्टूडेंट्स ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, तो इसका नाम दे देता हूँ सी, इसका नाम दे देता हूँ डी, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर डी एंड सो ऑन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बोल रहा हूँ, आप इसको समझें और फिर कॉपी डाउन करें। तो पहले समझ के लेते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी वेक्टर्स इक्वल होंगे आपस में वो ऑटोमेटिकली पैरेलल भी हो जाएंगे, पर जो पैरेलल होंगे वो इक्वल भी हों ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, all equal vectors must be parallel to each other, but all parallel vectors may or may not be equal to each other, ठीक है। इसी बात को आप लिख लें, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अच्छे से आप लिख लें, इसको लिखेंगे all equal vectors must be parallel to each other, but all parallel vectors may or may not be equal to each other. All parallel vectors may or may not be equal to each other, may or may not be equal to each other, ठीक है। तो उम्मीद है आपने ये बात लिख ली होगी।
तो और बात समझ आ गई होगी आपको, मुझे उम्मीद है कि सारे पैरेलल वेक्टर्स इक्वल हों ये ज़रूरी नहीं है, पर सारे इक्वल वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे ही होंगे, ठीक है, क्योंकि बिना पैरेलल हुए वो इक्वल हो ही नहीं सकते, है ना, पर बिना इक्वल हुए वो पैरेलल हो सकते हैं। अच्छा जी, तो ये बात तो हमको समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगला जो टाइप है उसको हम बोल रहे हैं नेगेटिव वेक्टर, ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपोजिट वेक्टर। अब ये क्या होता है और देखते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि दो वेक्टर्स जिनका आपस में मैग्नीट्यूड सेम हो, यानी सेम मैग्नीट्यूड, पर इन दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर्स बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। तो सपोज डियर स्टूडेंट्स ये एक वेक्टर है, वेक्टर सी, ठीक है, ये वेक्टर सी है। अगर मुझे इसका नेगेटिव वेक्टर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, सेम मैग्नीट्यूड सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट करूँगा मैं। तो ये हमारा हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये कहलाएगा माइनस सी वेक्टर। क्या कहलाएगा, माइनस सी, क्योंकि हमने क्या किया, सी था तो माइनस सी मतलब वही वेक्टर रहा, सिर्फ दिशा ऑपोजिट हो गई। पहले दिशा उधर थी, अभी दिशा ऑपोजिट हो गई है। एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज डियर स्टूडेंट्स ये है हमारा वेक्टर ए। वेक्टर ए मतलब यहाँ कौन छुपा हुआ है, प्लस ए, है ना। तो अगर प्लस ए उधर है तो माइनस ए किधर होगा, ये होगा हमारा डियर स्टूडेंट्स, ये होगा हमारा माइनस ए, यानी उस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ये है, सच दैट दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना। यानी हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर माइनस ए, यानी इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर माइनस ए। इस तरह से देखो, यहाँ बिना मॉड के साइन के, ये मॉड्यूलस का साइन होता है, मैग्नीट्यूड बताता है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, पर दोनों वेक्टर वैसे सेम नहीं है। क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर है, नहीं। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है पर डायरेक्शन इक्वल नहीं है। इसीलिए ये क्या कहलाएंगे डियर स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे, है ना। इनका मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन ऑपोजिट है ना। मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो यही होता है नेगेटिव वेक्टर। और हाँ, यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं डियर स्टूडेंट्स, जैसा हमने पढ़ा पैरेलल वेक्टर्स, वैसे ही एक होता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो एंटी पैरेलल वेक्टर को क्या, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि डियर स्टूडेंट्स सपोज डियर स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ बताता हूँ एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स में काम करता हूँ, यहाँ बताता हूँ। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स एंटी पैरेलल वेक्टर। तो अब ये एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। तो आप एक काम करें डियर स्टूडेंट्स, नंबरिंग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये नंबर 1 हो गया और इसको मैं नंबर 2 बोल रहा हूँ। एंटी पैरेलल वेक्टर को मैं नंबर 2 बोल रहा हूँ। पैरेलल के बाद एंटी पैरेलल, और फिर ये इक्वल वेक्टर नंबर 3, और नंबर 4 पे कौन है, नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। ऑलराइट, तो एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब क्या होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब कि यहाँ डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन शुड बी ऑपोजिट। तो ऑपोजिट डायरेक्शन मैग्नीट्यूड may और may not be same, may और may not be same। यानी एंटी पैरेलल और पैरेलल में आपको क्या आपको सिमिलैरिटी नज़र आ रही है कि मैग्नीट्यूड यहाँ भी may और may not be same, यहाँ दिशा सेम रहेगी, यहाँ दिशा ऑपोजिट रहेगी। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ डियर स्टूडेंट्स। जैसे ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, तो A और B ये क्या कहलाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, क्योंकि एक की दिशा उधर है, एक की दिशा ऑपोजिट है। तो यहाँ डायरेक्शन ऑपोजिट चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। जैसे यहाँ भी दिशा सेम चाहिए थी, दिशा सेम चाहिए थी, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। दिशा सेम चाहिए तो वो क्या बन जाएंगे, पैरेलल। और यहाँ पे दिशा ऑपोजिट चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूँ
कि सपोज ये वेक्टर C है और ये वेक्टर D है, तो C और D ये भी एंटी पैरेलल है, ये भी एंटी पैरेलल है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों का सेम नहीं है। तो मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिशा अगर ऑपोजिट है तो वो क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर, और अगर दिशा सेम है तो वो हो जाएगा पैरेलल वेक्टर। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ रही होगी, पैरेलल वेक्टर में दिशा सेम, मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ दिशा ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, ठीक है। और यहाँ मैग्नीट्यूड सेम पर डायरेक्शन ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम पर डायरेक्शन ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम पर डायरेक्शन ऑपोजिट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये 4 टाइप हो गए, पैरेलल, एंटी पैरेलल, इक्वल एंड नेगेटिव। ये 4 टाइप अपने समझ में आ गए डियर स्टूडेंट्स। तो पहले आप ये 4 टाइप कॉपी कर लो, फिर मैं आगे समझाता हूँ। पहले आप ये 4 टाइप के वेक्टर्स कॉपी कर लो, पैरेलल, एंटी पैरेलल, इक्वल एंड नेगेटिव। ये 4 टाइप के वेक्टर्स आप कॉपी करो, फिर मैं कुछ और वेक्टर्स हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप ये कॉपी डाउन कर लो फिलहाल, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए तो अब तक हमने जो है क्या क्या देखा, हमने पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। ये 4 टाइप के वेक्टर्स हमने देखे। अब हम 5वां टाइप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। 5वां टाइप है को इनिशियल वेक्टर्स। नाम ही हमको बता रहा है को इनिशियल, यानी 2 और मोर वेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट आर कॉल्ड एज को इनिशियल वेक्टर्स। आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। डेफिनेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो डेफिनेशन नहीं पूछा जाता। नीट, जेई, सीईटी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछा जाता डियर स्टूडेंट्स। डेफिनेशन इज लीस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, द अंडरस्टैंडिंग, द कॉन्सेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, ओके। तो को इनिशियल वेक्टर किसको अभी ड्रॉ करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक वेक्टर है मान लो डियर स्टूडेंट्स, ये दूसरा वेक्टर है और सपोज ये तीसरा वेक्टर है, ठीक है। तीनों को मैं अलग अलग नाम दे देता हूँ। तो सपोज इसका नाम मैंने दे दिया वेक्टर ए, इसको बोल दिया वेक्टर बी और इसको बोल दिया वेक्टर सी। अब ये तीनों वेक्टर्स हैं क्योंकि तीनों एक एक एरो से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब ये तीनों वेक्टर्स जो हैं ये एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, so therefore they will be called as co-initial vectors. So 2 or more vectors starting from the same point, 2 भी हो सकते हैं, सिर्फ एक ऐसा ले लिया, एक ऐसा ले लिया, तो ये दोनों भी क्या है, को-इनिशियल है, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट आर कॉल्ड एज को-इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। और उसका उल्टा क्या होगा, नॉन को-इनिशियल वेक्टर्स। जैसे कि मान लो एक वेक्टर ऐसा ले लिया वेक्टर ए और एक वेक्टर ऐसा ले लिया वेक्टर बी, ठीक है। तो क्या ये दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं? नहीं, एक का तो टेल यहाँ, एक का टेल यहाँ है, तो एक ही पॉइंट से तो शुरू नहीं हो रहे, तो दे विल बी कॉल्ड एज नॉन को-इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। एक और टाइप देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला टाइप जो है कोप्लेनर वेक्टर्स एंड नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। अब इसका क्या मतलब है समझते हैं। तो पहले प्लेन्स के बारे में समझेंगे डियर स्टूडेंट्स। 3 एक्सिस के बारे में तो हमको पता है, एक को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक को हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और जो तीसरी एक्सिस है हमारी उसको क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस। अब सच बात तो ये है कि जो जेड एक्सिस है, देखो एक्स और वाई ये दोनों एक्सिस तो इसी प्लेन पर लाई कर रहे हैं, पर जो जेड एक्सिस है वो एक्चुअली ऐसा है बाहर की तरफ, ठीक है। पर ये वाले एक्सिस को हम ऐसा ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसीलिए मजबूरी में इसको ऐसा बनाते हैं, ठीक है, मजबूरी में। जैसे बचपन में आपने क्यूब बनाया होगा ना, ऐसा क्यूब आपने बनाया होगा, बड़े ही मज़े में आपने बनाया है ना डियर स्टूडेंट्स। तो जब आपने क्यूब बनाया था तो इस तरह से आपने क्यूब बनाया था, है ना। तो ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, और ये वाला क्या है एक्चुअली जेड एक्सिस है, ठीक है सर, समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से हम एक्स, वाई और जेड, वैसे तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90 और ये वाला एंगल भी 90 होता है। तो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तुम किसी भी एक एक्सिस को x बोल दो, किसी को भी y बोल दो, किसी को भी z बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो उनकी पोजीशन इंटरचेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो अब यहाँ पर 3 प्लेन्स हैं, एक प्लेन मैंने ऐसा बना दिया, एक प्लेन मैंने ऐसा बना दिया, एक प्लेन मैंने ऐसा बना दिया। ये जो प्लेन है इसको हम बोलते हैं XY प्लेन, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि ये x और y एक्सिस से मिल के बना है, ठीक है।
इस वाले प्लेन को हम बोलते हैं एक्स जेड प्लेन। क्यों भाई? क्योंकि ये एक्स और जेड एक्सिस से मिलके बना है। और इसको क्या बोलेंगे? बोलो 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 बोलो। इसको बोलेंगे वाई जेड प्लेन, क्योंकि ये वाई और जेड एक्सिस से मिलके बना है ना डियर फ्रेंड्स। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। तो लेट मी टेल यू सिंपली, वेरी वेरी सिंपली, कि डियर स्टूडेंट्स ये जो तीन प्लेन्स हमने बनाए, ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया और ये तीसरा प्लेन हो गया। अगर एक वेक्टर इस प्लेन पे लाई कर रहा है और दूसरा भी उसी प्लेन पे लाई कर रहा है, तो ये दोनों, या एक और वेक्टर ले लो, तीन, ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं। ये तीनों किस प्लेन पर लाई कर रहे हैं? एक्स वाई प्लेन पर। मतलब ये तीनों कैसे वेक्टर्स हो गए? कोप्लेनर वेक्टर, सब एक ही प्लेन पर है। मगर अगर मैं इस वेक्टर की बात करूं और दूसरा वेक्टर मैंने यहाँ ले लिया, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों वेक्टर क्या है? नॉन कोप्लेनर है। इसको भी ले लो, ये और ये क्या है? नॉन कोप्लेनर, क्योंकि ये तीनों अलग अलग प्लेन्स पे हैं। तो अगर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स अलग अलग प्लेन्स पे हों तो वो नॉन कोप्लेनर कहलाते हैं, और अगर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स एक ही प्लेन पर हों तो उनको हम कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। एक आखिरी बात बता के मैं ये सेशन एंड कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। वो आखिरी बात ये है कि हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड किया जाए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो यह हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कुछ एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ आपको डियर फ्रेंड्स। देखो अभी हमने इक्वल वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा। हमने पढ़ा कि अगर मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों की दिशा भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, यानी एरो की लेंथ भी सेम है। तो हम क्या बोलेंगे? वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। ये अभी हमने पढ़ा था, क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम है। अब ए और बी दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो ए को बी लिखो, बी को ए लिखो, फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो वेक्टर बी है इसको भी तो मैं वेक्टर ए ही लिख सकता हूँ, यानी बी ए है, ए बी है, बी ए है, ए बी है। यानी कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि अगर ये ऊपर वाला तो वेक्टर ए था ही, अगर मैं नीचे वाले को भी ए ही बोल दूँ तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, क्योंकि ए और बी दोनों तो इक्वल है। तो बी भी एक्चुअली ए है, तो भैया बी को ए भी तो लिख सकते हैं ना। तो पता ये चला डियर स्टूडेंट्स कि किसी भी वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को हम ऐसा उठा के ना शिफ्ट कर सकते हैं, उससे उस वेक्टर में कोई बदलाव नहीं आता। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर के पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसका डायरेक्शन। तो अगर किसी वेक्टर का ना ही हम मैग्नीट्यूड बदल रहे हैं ना ही डायरेक्शन बदल रहे, तो वेक्टर में कोई बदलाव नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक वेक्टर सी है, अगर मैं इसको उठाऊं तो मैं इसको उठा के ना कहीं भी रख सकता हूं, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। बस शर्त यह है कि मुझे उसको पैरेलल शिफ्ट कराना है और उसकी डंडी की लंबाई सेम रखनी है, तो मैं उसको कहीं भी शिफ्ट करा सकता हूं। हाँ, अगर मैंने इसको ऐसा उठाया और उठा के ऐसा कर दिया तब बदल जाएगा मामला, क्योंकि हमने दिशा नहीं बदलनी है। दिशा बदलते ही वेक्टर बदल जाएगा, या अगर मैग्नीट्यूड बड़ा कर दिया या छोटा कर दिया तो वेक्टर बदल जाएगा। लेकिन जब तक दिशा सेम है, जब तक दिशा सेम है और डंडी की लंबाई यानी मैग्नीट्यूड सेम है, तब तक इस वेक्टर को हम पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। वो वेक्टर वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इसी बात को मैं समझाना चाहता था। इसी के आधार पे अब हम क्या कर सकते हैं कि देखो कि जब भी किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो हम क्या करते हैं। तो जैसे मान लो ये एक वेक्टर है डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर ए, और ये दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। अगर इन दोनों के बीच का हमको एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? टेल से टेल को जोड़ना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स। तो टेल से टेल को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? इस वेक्टर को उठाएंगे, इस वेक्टर को उठा के पैरेलल शिफ्ट करो, पैरेलल शिफ्ट करा के मैंने उसको ऐसा रख दिया, तो ये हमारा हो गया वेक्टर ए। इसको ऐसा उठा के पैरेलल शिफ्ट करा के रख दिया यहाँ पे, और ये वेक्टर बी उठाया, इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर दो, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा हमारा वेक्टर बी। कुछ नहीं, बस ऐसा उठाया, यहाँ ला के रख दिया। ना हमने उसकी डंडी की लंबाई कम ज़्यादा की, यानी ना ही मैग्नीट्यूड से कोई छेड़छाड़ किया, ना ही दिशा बदली है, दिशा भी सेम रखी है, इसकी भी दिशा सेम रखी है। तो इस तरह से शिफ्ट करा दिया। अब इनके टेल से टेल जोड़ दिया, टेल से टेल जोड़ने के बाद जो एंगल मिला है, यही थीटा जो है इन दोनों के बीच का एंगल है, यही थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब जैसे कि मान लो एक वेक्टर ऐसा है वेक्टर सी, और एक दूसरा वेक्टर ऐसा है वेक्टर डी, इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? इस वेक्टर डी को उठाऊंगा, डी को उठा के यहाँ रख दूंगा, सच दैट टेल से टेल जुड़ गया,
और ये हो गया हमारा वेक्टर डी। तो वेक्टर डी और ये वेक्टर सी ओवरलैप हो गए, यानी इनके बीच का एंगल क्या हो गया, यहाँ इनके बीच का एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों भाई? क्योंकि ये एक्चुअली ऐसा ना डिस्टेंस की ये चीज़ अगर मैं ऐसा कर दूँ, इसको ऐसा कर दूँ तो ये बन जाएगा, मतलब इस टाइप से बन जाएगा ना, तो मतलब थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। यानी दो वेक्टर अगर सेम दिशा में है तो कहने का मतलब है कि ये सी और डी जो है ना, इनके बीच का एंगल क्या है, एक्चुअली 0 डिग्री है। और मान लो मैं एक वेक्टर ऐसा लेता हूँ, ये वेक्टर हमारा सपोज P है, और एक मैं दूसरा वेक्टर लेता हूँ, ये सपोज हमारा वेक्टर Q है। मुझे इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पहले P उठाओ, P उठा के यहाँ रखता हूँ मैं, तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस, ये हमारा हो गया वेक्टर P, ठीक है, ये वेक्टर P बना दिया मैंने। अब मुझे चाहिए वेक्टर Q, तो वेक्टर Q को उठाओ, उठा के यहाँ रख दो, टेल से टेल जोड़ना चाहिए, तो टेल से टेल जोड़ के मैं ऐसा रख दे रहा हूँ, टेल से टेल जोड़ के मैंने ऐसा रख दिया है। तो ये हमारा बन गया वेक्टर Q, तो वो वेक्टर P है, ये वेक्टर Q, दोनों का टेल से टेल जोड़ दिया। अब ये जो एंगल है जो कि 180 डिग्री है फिलहाल, तो थीटा 180 डिग्री है, तो ये एक्चुअली ऑपोजिट वेक्टर्स हैं, सॉरी ऑपोजिट नहीं है, ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, दिशा ऑपोजिट है। तो याद रखो, जब भी मैं बोलता हूँ कि दिशा सेम है तो इसका मतलब है थीटा 0 डिग्री है, और जब भी मैं बोलता हूँ दिशा ऑपोजिट है तो इसका मतलब है कि थीटा 180 डिग्री है, ठीक है। इस तरह से देखो ये 180 डिग्री आ गया। तो दो मेथड है एक्चुअली, या तो टेल से टेल जोड़ दो, जैसे कि यहाँ मैं सारे वेक्टर्स को क्या कर रहा हूँ, टेल से टेल जोड़ रहा हूँ और फिर उनके बीच का एंगल देख रहा हूँ। तो या तो तुम टेल से टेल जोड़ो या तुम हेड से हेड जोड़ो। हेड से हेड थोड़ा मुश्किल होता है, तो ज़्यादा आसान है टेल से टेल जोड़ना। तो हेड से हेड भी जोड़ सकते हो डियर स्टूडेंट्स, कि अगर एक वेक्टर का हेड ऐसा है, जैसे कि मान लो मैं एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ, हाँ जी, जैसे डियर स्टूडेंट्स यही दोनों, ये P और Q ले लेते हैं हम। तो अगर मैं P को ऐसा बनाऊँ और Q को ऐसा बनाऊँ, ठीक है, ऐसा भी तो बना सकता हूँ ना। देखो Q को उठा के ऐसा रख दिया और P को उठा के ऐसा रख दिया, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा 180 हो गया। तो देखो हेड से हेड जोड़ दिया, तो हेड से हेड भी हम जोड़ सकते हैं, तो भी हमको जो है वैल्यू थीटा की सेम ही मिलेगी। हाँ, लेकिन हेड से टेल नहीं जोड़ सकते, जैसे एक का हेड दूसरे का टेल ये जुड़ नहीं सकता, ऐसे फिर हम ये एंगल सही एंगल नहीं होगा उनके बीच का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो या तो टेल से टेल जोड़ो या हेड से हेड जोड़ो, और फिर उनके बीच का जो एंगल है, छोटा वाला एंगल, वो तुम मेजर कर लो, वही छोटा वाला जो एंगल है वही वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा। यानी डियर स्टूडेंट्स, छोटा एंगल मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इनके बीच का एंगल क्या है, ये वाला एंगल नहीं लेना है डियर स्टूडेंट्स, हमको छोटा वाला एंगल लेना है। यही थीटा जो है ना, मान लो ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। छोटा वाला एंगल हमको दो वेक्टर के बीच का लेना है, कब, जब उनका टेल से टेल जुड़ जाए या हेड से हेड जुड़ जाए, तो उनके बीच का जो छोटा वाला एंगल है वही एंगल उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। तो हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल आप यहाँ तक कॉपी कर लें।